Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I am Faisal and I am presenting a new topic, that is dentoalveolar injuries. Dentoalveolar injuries are those injuries involving the teeth, the alveolar portion of the maxilla, mandible and the adjacent soft tissues. Dentoalveolar and perioral soft tissue injuries are frequently caused by many types of trauma. The most common cause are fall, motor vehicle accident and sports injuries. A force directly on the tooth or an indirect force from the most commonly transmitted through overlying soft tissue may cause dentoalveolar injuries. So dentoalveolar injuries may teeth, alveolar portion of the maxilla and mandible and the adjacent soft tissue involved होते हैं. Dentoalveolar injuries and associated soft tissue injuries मोस्ट कॉमनली ये जो काज होती है फॉल की वजह से, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से, स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से काज हो सकती है. सो फोर्स या तो डायरेक्टली टूथ पर आएगा या ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू के जरिए ये फोर्स ट्रांसमिट होता है टू द डेंटल स्ट्रक्चर्स. इंजरीज ऑफ द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू मोस्ट ऑलवेज अकम्पनी इंजरीज टू द डेंटोएल्वुलस. तो जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज है वहाँ पर कोई ट्रामा हो तो सॉफ्ट टिश्यू पे या तो जिंजिवल टिश्यू टोन हो सकती है. इसके अलावा लोअर लिप जो होगा वो बहुत ज़्यादा टीथ के दरमियान आके वहाँ पर लेसरेशन काज कर सकती है. फ्लोर ऑफ द माउथ में लेसरेशन काज हो सकती है. तो ये साथ साथ एसोसिएटेड टिश्यूज भी इन्वॉल्व हो सकती है. सो बेसिक नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स ये किसी भी डेंटिस्ट के लिए अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द इंजरीज ऑफ डेंटोएल्वुलर एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, क्योंकि वहाँ पर जो भी वो ट्रीटमेंट करेंगे वो इफेक्टिवली एस्टेब्लिश हो. मैनेजमेंट ऑफ डेंटोएल्वुलर इंजरीज टू द टीथ एंड एल्वुलर प्रोसेस आर कॉमन एंड शुड be considered emergency condition because a successful outcomes depends on prompt attention to the injuries. Because proper treatment can give only after an accurate diagnosis, the diagnostic process should commence immediately. जितनी भी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट होगी उससे पहले आपने एक एक्यूरेट डायग्नोसिस करना होगा, क्योंकि उसी एक्यूरेट डायग्नोसिस की बेस पे आपका ट्रीटमेंट प्लान बनता है. और जितना एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा उतनी इफेक्टिवली ट्रीटमेंट एस्टेब्लिश होती है. सो जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस जितनी भी होगी आपने इमीडिएटली कमेंस करना होगा. तो डायग्नोस्टिक प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री. द फर्स्ट स्टेप इन एनी डायग्नोस्टिक प्रोसेस शुड बी टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट हिस्ट्री. अ comprehensive history of the injury should be obtained from the patients, incorporating information on who, when, where and how. ये these are the questions, क्योंकि who, when, where and how इससे आपको एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है. उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं. सो द डेंटिस्ट मस्ट आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ द पेशेंट्स, पेरेंट्स आर रिलायबल रेस्पोंडेंट. हु इज द पेशेंट? इसमें आप नेम, age, address, telephone number, this information must be obtained. When did the injury occurs? This is one of the most important question to be asked, because studies has shown that the sooner an avulsed tooth can be repositioned, the better the prognosis. जितनी जल्दी आप किसी भी डिस्प्ले स्ट्रक्चर को रिपोजिशन करेंगे इतनी ज़बरदस्त उसकी प्रोग्नोसिस होगी और इसका रिजल्ट आएगा. Where did the injury occurs? This question may also be important because the possibility and degree of bacterial and chemical contamination should be ascertained. For example, अगर कोई बच्चा किसी भी प्लेग्राउंड में वो गिर जाता है और वहाँ पर कोई वो उसका वुंड या ट्रामा के जो एरिया, ट्रामाटाइज एरिया है वो कंटेमिनेट हो जाए वो किसी डर्ट की वजह से, तो अपने टिटनस प्रोपाइलेक्सिस को भी साथ साथ उसको भी नोट करना होगा और उसको भी इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. सो इसलिए वेयर डिड द इंजरी अकर्स, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. हाउ डिड द इंजरी अकर्स? सो इस क्वेश्चन से आपको नेचर ऑफ द ट्रामा का पता चल जाता है.
So the nature of the trauma provides a valuable insight into what the resultant tissue injury is likely to be. For example, अगर कोई पैसेंजर गाड़ी में जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाए और उसने कोई सीट बेल्ट वगैरह ना लगाया हो, तो वो बिल्कुल डायरेक्टली फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, तो उसका जो नेक होगा वो अदर उसको ट्रामा हो सकता है। एंड साथ साथ अगर कोई सामने से हार्ट टिश्यू स्ट्रक्चर हो तो उस हार्ट स्ट्रक्चर के जरिए उसका फोरहेड एरिया और क्रेनियल ट्रामा भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ ट्रामा इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट ट्रीटमेंट हैज बीन प्रोवाइड सिंस द इंजरी इफ एनी। अगर कोई भी ट्रीटमेंट आपने इसी दौरान लिया हो तो आपने उसको भी नोट करना होगा, अगर पेशेंट ने कोई भी ट्रीटमेंट उसी दौरान लिया हो। डिड एनीवन नोट टीथ और पीस ऑफ टीथ एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। अगर उधर आपने कोई भी पीस, वो चाहे वो बोन का हो, टीथ का हो, अगर आपने उधर ऑब्जर्व किया हो तो आपने पेशेंट से पूछ के उसको भी नोट करना होगा। व्हाट इज द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। History with regard to the drug allergy, heart problem, bleeding disorders, other systemic diseases, and current medication should be taken before treatment because the existence of these factors affects the treatment. क्योंकि आपको इसी क्वेश्चन से अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अदर सिस्टमिक डिजीज तो नहीं है, और जो करंट मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि दीज फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस योर ट्रीटमेंट प्लान। डिड द पेशेंट हैव नाजिया, वोमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस, एमनीजिया, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस और कंफ्यूजन आफ्टर द एक्सीडेंट। सो आंसर टू एनी ऑफ दिस क्वेश्चन में इंडिकेट intracranial injury and direct the dentist to obtain medical consultation immediately after completing treatment। क्योंकि इधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कोई एमनीजिया का प्रॉब्लम तो नहीं है, हेडेक का प्रॉब्लम या अनकॉन्शियसनेस या नाजिया, वोमिटिंग या विजुअल डिस्टर्बेंस, क्योंकि इसके साथ साथ आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ उसने अदर मेडिकल कंसल्टेशंस भी होने चाहिए अगर कोई भी अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के साथ साथ हो। इज देयर एनी डिस्टर्बेंस इन द बाइट। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई बाइट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर या तो चांसेस है कि कोई जॉ फ्रैक्चर हो, डेंटल एल्वियोलस फ्रैक्चर हो, टूथ डिस्प्लेसमेंट हो। सो अगर डिस्टर्बेंस इन द बाइट विल डायरेक्टली इंडिकेट्स द जॉ फ्रैक्चर, डेंटल एल्वियोलर एंड टूथ डिस्प्लेसमेंट। फिर आती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। A clinical examination is perhaps the most important part of a thorough examination of a patient who have had an injury to the dentoalveolar structures. Vital signs such as pulse rate, blood pressure, and respiration should be measured. A mental state of patient is also assessed toward the history taking, and while performing the clinical examination by observation of the manner in which the patient reacts to the examination and responds to the questions or questioning. So in clinical examination आपने vital structures को साथ साथ आपने dentoalveolar structure को भी observe करना होगा, examine करना होगा, साथ साथ अपने vital structure को भी measure करना होगा जिसमें pulse rate, blood pressure, respiration आती है। इसके अलावा mental state of the patient को भी assess करना होगा क्योंकि वो तो साथ साथ आप history taking में कर रहे हैं, पर इन clinical examination में भी आप observation के जरिए आप उसको assess करेंगे। During the clinical examination, the following areas should be examined routinely. सबसे पहले है extraoral soft tissue wounds. Extraoral soft tissue wounds में आपने lacerations, abrasion and contusions को नोट करना होगा और साथ साथ dentoalveolar injuries को भी नोट करना होगा। अगर कोई laceration present है तो आपने उसकी depth, उसकी extension, lips में, cheeks में जिधर लेसरेशन हो गई है उसकी एक्सटेंशन को भी आपने नोट करना होगा। अगर उस लेसरेशन में कोई अदर वाइटल स्ट्रक्चर्स जैसे कि पेरोटिड डक्ट और फेशियल नर्व तो क्रॉस नहीं हो गया है उसको भी नोट करना होगा। These factors are very important while examining the extraoral soft tissue wounds. Intraoral soft tissue wounds. Injury to the oral soft tissue are commonly associated with the dentoalveolar injuries. Before a thorough examination, it may be necessary to remove blood clots, irrigate the area with sterile saline and cleanse the oral cavity. Area of bleeding usually respond to pressure applied to the gauze sponges. Soft tissue injury should be noted and an examination should ascertain
whether any foreign bodies such as tooth crown or tooth remains within the substance of the lip, floor of the mouth, cheeks or other area. The dentist should also note areas of extensive loss of soft tissue. Blood supply to the segments of tissue may be thereby may be lost. सो इन इंट्राओरल सॉफ्ट टिश्यू में जब भी आप एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले आप उधर जो भी ब्लड क्लॉथ होगी उसको रिमूव करना होगा, आपने ओरल कैविटी को प्रॉपरली क्लींस करना होगा एंड फिर आपने उधर प्रेशर लगाना होगा, क्योंकि उस प्रेशर से जो एक्स्ट्रा कोई अदर होगी पार्टिकल्स वो भी रिमूव हो जाएंगे. सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को जब आप एग्जामिन करते हैं तो आपने उधर कोई फॉरेन बॉडीज, टूथ क्राउन की कोई स्ट्रक्चर हो, आपने देखना होगा कि कोई टीथ रिमेन तो नहीं है किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में, क्योंकि अगर एवर्स टूथ हो वो किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में एंट्रैप्ट हो गया हो तो उसको भी आपने प्रॉपरली नोट करना होगा. अगर वहाँ पर हो तो आपने उसको रिमूव करना होगा. और साथ साथ एक्सटेंसिव लॉस ऑफ टिश्यू को भी नोट करना होगा. किसी स्ट्रक्चर को कोई ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज तो नहीं हो गई है, वो भी नोट करना होगा. फ्रैक्चर ऑफ द जॉ और alveolar process. Fracture of the jaw are most readily found on palpation. However, because pain may be severe after the injury, examination may be difficult. Bleeding into the floor of the mouth or into the labial vestibule may indicate a fracture of the jaw. Segments of alveolar process that have been fractured are readily detected by visual examination and palpation. So, फ्रैक्चर ऑफ द जॉ आप मोस्ट कॉमनली पल्पेशन के जरिए एग्जामिन कर सकते हैं. कि पेन ज़्यादा होता है तो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट वो डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर वो फ्लोर ऑफ द माउथ में और वेस्टिब्यूलर एरिया में अगर कोई ब्लीडिंग हो तो वो डायरेक्टली इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया है जॉ को. अगर कोई एल्वेओलर प्रोसेस सेगमेंट फ्रैक्चर हो गया है तो वो इजीली विजुअल एग्जामिनेशन के जरिए और एंड पल्पेशन के जरिए आप एग्जामिन कर सकते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ द टूथ क्राउन फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर और पल्प एक्सपोजर. फॉर एडिक्वेट एग्जामिनेशन teeth should be cleansed of blood. Any fracture should be noted. The depth of the fracture is an important point to note. Does it extend into dentine or into the pulp? आपने प्रॉपरली टीथ को क्लींस करना होगा. अगर कोई ब्लड वहाँ पर हो गया और स्टिक हो गया हो तो उसको रिमूव कर ले, क्लीन कर ले एंड फिर फ्रैक्चर को नोट कर ले अगर कोई हो. अगर फ्रैक्चर है तो उसकी डिप को नोट करना होगा कि आया ये डेंटिन तक और पल्प तक तो एक्सटेंड नहीं हो गया है, या फ्रैक्चर सिर्फ क्राउन में है या डेंटिन तक एक्सटेंड हो गया है और पल्प तक एक्सटेंड हो गया है. Next one is displacement of teeth. Teeth can be displaced in any direction. Most commonly they are displaced in a buccolingual direction. They may also be extruded or intruded. Teeth किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली ये बकोलिंगुअल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसमें होती है. इसमें इसके अलावा इंट्रूजन एंड एक्सट्रूजन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. In the most several types of displacement, teeth are avulsed, that is totally displaced out of the alveolar process. Observation of the dental occlusion may provide assistance in determining minimal degree of tooth displacement. Avulsed teeth वो teeth जो कि socket से बिल्कुल totally वो remove हो जाए, out of the socket हो जाए, or you can say out of the alveolar process हो जाए, displaced out of the alveolar process, इसको हम avulsed teeth कहते हैं. अगर आप मिनिमल टूथ डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मिनिमल डिग्री ऑफ टूथ डिस्प्लेसमेंट को, तो आपने डेंटल अक्लूजन को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि उससे आपको एक असिस्टेंट प्रोवाइड होती है जिसके ज़रिए आप मिनिमल डिग्री ऑफ टूथ डिस्प्लेसमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, मोबिलिटी ऑफ टीथ. ऑल टीथ शुड बी चेक्ड फॉर मोबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. A tooth that does not appears to be displaced but that has a considerable mobility may have sustained a root fracture. अगर आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में टूथ की मोबिलिटी को चेक करना है, अगर कोई ऐसी टीथ होगी जिसमें कोई ऐसी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो बट उसमें मोबिलिटी हो तो उधर ये एक चांस बन सकता है कि उधर रूट फ्रैक्चर हो गया हो.
if adjacent teeth move with the tooth being tested, a dental alveolar fracture should be suspected. अगर कोई adjacent teeth, आप जिस tooth को टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और उसके साथ साथ adjacent tooth में भी मूवमेंट आ रही हो, तो मीन्स कि वहाँ पर उस adjacent tooth में कोई alveolar process का कोई सेगमेंट, alveolar bone का कोई सेगमेंट या टीथ का कोई पार्ट उसमें सेपरेट हो गया. So it should be suspected in testing the adjacent teeth as well. Number 7, percussion of teeth. When a tooth does not appears to be displaced but pain is left in the region, percussion determines whether the periodontal ligament has undergone some injuries. अगर टीथ में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गई हो बट अगेन उधर पेन हो रहा हो, पेशेंट फील कर रहा है पेन को, तो आप परकशन के ज़रिए उधर चेक कर सकते हैं कि कोई पीरियोडोंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, पीरियोडोंटल लिगामेंट में कोई इंजरी तो नहीं हुई, तो यू कैन चेक बाय द परकशन ऑफ टीथ. 8th number, pulp testing of teeth. Although rarely used in the acute injuries, vitality test which induce a reaction from the teeth, क्योंकि जब टीथ रिएक्शन करेगा इट मीन्स कि पल्प की वाइटलिटी है. अगर वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा तो इट मीन्स कि कुछ नहीं है. may direct the type of treatment provided once the injury has healed. False negative results may occur, so teeth should be retested several weeks later and before endodontic therapy is performed. तो आपने टीथ को प्रॉपरली रिटेस्ट करना है आफ्टर सेवरल वीक्स, चेक करना है एंड फिर एंडोडोंटिक थेरेपी परफॉर्म करनी है इफ़ नीडेड. अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको आप लिफ्टेड छोड़ेंगे. फिर आती है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की तरफ. तो हमने जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस था, डायग्नोस्टिक प्रोसेस में सबसे पहले हमने हिस्ट्री डिस्कस की, फिर इसके बाद हम आ गए क्लिनिकल एग्जामिनेशन की तरफ. इसमें डिफरेंट 8 पॉइंट्स थी जो हमने डिस्कस किए कि हमने कौन कौन सी क्लिनिकली किस तरह हमने एग्जामिन करना है. फिर आते हैं रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन. सो दीज 3 आर द बेसिक यूनिट ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसेस. अ होस्ट ऑफ रेडियोग्राफिक technique are available to evaluate dentoalveolar trauma. Most technique can be readily performed in dental office with available equipments. Most commonly a combination of occlusal and periapical radiograph is used. क्योंकि दो most commonly use होते हैं occlusal and periapical, बट आजकल जो मोस्टली ओपीजी भी साथ साथ यूज़ हो रही है. डिपेंड करता है कंडीशन पे, डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रामा पे कि कौन से एरिया में कितना इफेक्ट हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली. बट दीज पेरिफेरल रेडियोग्राफ एंड एक्लूजल विद ओपीजी ये कॉमनली यूज़ होते हैं. द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कौन से इंफॉर्मेशन? ये सारे इंफॉर्मेशन. प्रेजेंस ऑफ रूट फ्रैक्चर अगर कोई हो तो वो आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है. डिग्री ऑफ एक्सट्रूजन एंड इंट्रूजन. प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टेंस पीरियपिकल डिजीज. अगर कोई प्री एग्जिस्टेंट पीरियपिकल डिजीज हो तो भी आप उससे डिटरमाइन कर सकते हैं बाय रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन. एक्सटेंट ऑफ रूट डेवलपमेंट. साइज ऑफ पल्प चैम्बर एंड रूट कैनाल. प्रेजेंस ऑफ जॉ फ्रैक्चर. टूथ फ्रेगमेंट्स एंड फॉरेन बॉडीज लॉज इन दी सॉफ्ट टिश्यू. अगर सॉफ्ट टिश्यू में अराउंड कोई, जैसे कि हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डिस्कस किया कि अगर कोई ऐसे सॉफ्ट टिश्यू में बिल्कुल कोई लॉज्ड हो गया हो टूथ फ्रेगमेंट या बोन फ्रेगमेंट, तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दिस आर द थिंग विच यू कैन इजीली आइडेंटिफाई थ्रू द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन in diagnostic process. So this is the diagram which shows horizontal root fracture in this diagram and molar displaced into the maxillary sinus from the maxillary fracture. So through the radiographic examination you can identify multiple things. Thank you dear viewers and students. That was a session about dentoalveolar injuries.